दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर यूपीपीसीएल TG2 का है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का पेपर 19 मार्च 2021 की सेकंड शिफ्ट का पेपर है। साथियों टेक्निकल क्वेश्चंस की बात करेंगे इस क्वेश्चन में पेपर में, और 150 टेक्निकल क्वेश्चन है ट्रेड थ्योरी से संबंधित। हम इसे 2 पार्ट में सोल्व करेंगे। इस पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 75 तक सभी क्वेश्चन को विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये ऑफिशियल आंसर की है, इसलिए आंसर सभी क्वेश्चन के साथ में दिए हुए हैं, लेकिन हम डिटेल से जानेंगे कि इनका उत्तर आया कैसे। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। प्रत्येक क्वेश्चन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आ जाए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन से। और सबसे पहला सवाल हमारे सामने है कि यदि एक डीसी मोटर में कार्बन ब्रशों का यदि संपर्क प्रतिरोध अधिक हो तो क्या होगा। दोस्तों डीसी मोटर में हमने कम्यूटेशन सुधार के लिए 3 विधियां देखी थी, जिनमें सबसे पहला तो यही था कि हाई रेजिस्टेंस वाले कार्बन ब्रशों का उपयोग किया जाए। दूसरा था कि ब्रशों के सीरीज में हाई रेजिस्टिव वायर जोड़ दी जाए, और तीसरा था इंटरपोल का उपयोग करें। यानी यदि ब्रशों का रेजिस्टेंस हाई होगा तो एक चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियरी रहेगी, हमारे लिए फ़ायदे वाली रहेगी। और फ़ायदे वाली क्या रहेगी कि उसकी स्पार्किंग जो है वो कम हो जाएगी। स्पार्किंग कैन बी लिमिटेड, यानी नियमित हो जाएगी, सीमित हो जाएगी, स्पार्किंग कम हो जाएगी अगर ब्रशों का रेजिस्टेंस हाई होगा। तो क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि ब्रशों का रेजिस्टेंस हाई होगा तो धारा परिवर्तन का समय अधिक होगा और स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ जो है वो कम होगा, क्योंकि स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ उसमें चलने वाली धारा का अपोज करता है, जिस वजह से वहाँ पर क्या होता है कि धारा चल नहीं पाती है और स्पार्किंग ज़्यादा होती है। DI/dt से जो होता है ना, तो समय अधिक लगेगा तो प्रेरित ईएमएफ कम हो जाएगा, स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। सवाल सेकंड अपना, फुल लोड पर जब मोटर रनिंग कंडीशन में हो तो पावर फैक्टर मैक्सिमम किसका होगा। देखो उच्चतम पावर फैक्टर उसी का होगा जिसमें कैपेसिटर स्थायी रूप से लगा रहे। तो कैपेसिटर रन मोटर आएगा, यानी इसमें रनिंग के समय भी कैपेसिटर लगा रहता है। और फॉर एग्जांपल परमानेंट कैपेसिटर मोटर, तो इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग की सीरीज में कैपेसिटर जो है वो स्थायी रूप से लगा रहेगा, तो एक वाइंडिंग इसकी जो है वो लीडिंग करंट लेती रहेगी, एक वाइंडिंग में लेगिंग होगा। तो तुलनात्मक रूप से जो होगा वो होगा तो लेगिंग ही, लेकिन बाकी सबसे बेटर होगा। अगला हमारा सवाल है कि ट्रांसफार्मर का इंडक्टिव रिएक्टेंस किस बात पर निर्भर करता है। दोस्तों ये अच्छा सवाल है और पहले भी कई बार आ चुका है। ट्रांसफार्मर का इंडक्टिव रिएक्टेंस इस बात पर निर्भर करता है कि लीकेज फ्लक्स की मात्रा कितनी है। ये बहुत बार हमने पहले भी कराया है, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फैक्टर जो होता है वो लीकेज फ्लक्स पर ही डिपेंड करता है। लीकेज फ्लक्स जितना हाई होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस उतना ही अधिक होगा। अगला हमारा सवाल है कि 4 एम्पीयर की करंट है और 3 ओम का प्रतिरोध है, बताइए इसमें शक्ति व्यय कितना होगा। तो I² × R कर देंगे, उत्तर आएगा 48 वाट। 4 × 4 × 3 करना है, उत्तर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, बड़ा होगा। सवाल कहते हैं कि अल्टरनेटर में 9 स्लॉट प्रति पोल है, तो ये हो गई आपकी पोल पिच, जबकि कॉइल स्पान 8 पिच का ही लिया हमने। सीधी सी बात है, वाइंडिंग 1 स्लॉट छोटी होगी दोस्तों, ठीक है ना। अब हमसे सवाल पूछा गया कि बताओ पिच फैक्टर का मान कितना है। दोस्तों पिच फैक्टर का मान होता है cos α/2, ठीक है ना। पिच फैक्टर का मान होता है cos α/2। cos α का मान कितना आता है, पिच में अंतर। देखो पिच में अंतर कितना आया, 1। कैसे कि पिच लेना चाहिए था 9, हमने लिया 8, ठीक है ना, बटे एक्चुअल पिच कितनी है 9 × 180 डिग्री, ठीक है। तो पिच में डिफरेंस कितना आया, 1 स्लॉट का बटे 9 × 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से जब आप करोगे तो ये आएगा 20 डिग्री। ये आया आपका cos α। cos α को आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो आएगा cos 10। और cos 10 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 0.985, ठीक है दोस्तों। ये था आपके अल्टरनेटर में पिच फैक्टर ज्ञात करने का। डीसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी पूछी है तो इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 होती है। और अगर समय अंतराल पूछ लेते तो डीसी का टाइम जो है वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। अगला सवाल, घरेलू प्रतिष्ठान में किस प्रकार का सर्किट ब्रेकर, तो MCB लेते हैं, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। और घरेलू मामले में ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट
दोनों से बचाती है, ध्यान रखना। अगला सवाल, 10 वोल्ट है, 0.5 कूलाम का आवेश एकत्रित करता है, इसकी धारिता बताइए। तो C बराबर Q/V कर देना, उत्तर आ जाएगा। Q है 0.6, वोल्टेज है 10, भाग देंगे तो उत्तर आएगा 0.06 फेराड। अगला सवाल है कि ट्रांसफार्मर में बकोल्ज रिले क्या करता है। देखो वैसे तो बकोल्ज रिले आंतरिक और बाहरी दोनों दोषों से बचाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इंटरनल फॉल्ट से बचाता है। इंटरनल का मतलब हो गया जैसे वाइंडिंग में हीट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ओवरलोड होने की वजह से ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में आपको इंटरनल लॉस की तरफ ही जाना है। यानी इंटरनल फॉल्ट जब भी आएगा तो ट्रांसफार्मर में ट्रिप हो जाएगा। अगला सवाल है 5 एम्पीयर डीसी धारा का औसत मान कितना है। दोस्तों डीसी में औसत मान, आरएमएस मान, शिखर मान सब हमेशा बराबर होते हैं। यानी शिखर मान देकर अगर आरएमएस मान भी पूछ लेते तो उत्तर अपने को यही करना होता है। तो 5 एम्पीयर इसका आंसर रहेगा। और नेक्स्ट सवाल है कि भार में वृद्धि के साथ नियत गति किसकी है। तो शंट मोटर की कांस्टेंट स्पीड की है, क्योंकि फील्ड का फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि फील्ड की धारा नियत रहती है। शंट मोटर स्थिर स्पीड वाली मोटर है और कहीं इसमें कोई डाउट है ही नहीं, सवाल भी आसान सही है। अगला सवाल है गति नियंत्रण की किस विधि में हम एक डीसी शंट मोटर को दोनों दिशाओं में आसानी से चला सकते हैं। तो एकमात्र विधि है और इस मेथड का नाम है वार्ड-लियोनार्ड विधि। बाकी जितने भी मेथड है उनमें हम स्पीड को कम या अधिक कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि यदि 242 mm लंबे चालक पर 0.75 न्यूटन का बल और 640 मिली एम्पियर की धारा हो तो फ्लक्स घनत्व का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों सवाल यहाँ पर चालक के बल का है, करंट के बारे में, लंबाई के बारे में है और फ्लक्स घनत्व पूछा है। तो एक सीधा सा फॉर्मूला लगता है और वो फॉर्मूला है F बराबर BLI sin थीटा। जैसा कि हम सभी जानते हैं ये फॉर्मूला डीसी मोटर का है, यानी डीसी मोटर में जो बल उत्पन्न होता है उसकी बात करें। अब यहाँ पर साइन थीटा का मान नहीं दिया हुआ है तो ध्यान रखना, जब नहीं दिया हो तो इसका मान हमेशा इकाई लेते हैं, यानी थीटा का मान साइन 90 डिग्री लेते हैं। वैसे भी आप सभी याद रखें डीसी मोटर में चालक और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण माना जाता है। यानी उनकी स्थापना इसी तरह से होती है कि कोई ना कोई चालक जो है वो चुंबकीय बल रेखाओं को हमेशा 90 डिग्री पर काटता ही रहेगा। अब देखो फ्लक्स घनत्व जो है वो B है। ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, फोर्स में लंबाई इंटू करंट का भाग देना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए फोर्स न्यूटन में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट एम्पियर में होनी चाहिए, यहाँ पर मिली एम्पियर में दिया हुआ है, कन्वर्ट कर लेंगे। लंबाई मीटर में होनी चाहिए, यहाँ पर mm में दिया हुआ है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो क्या रहेगा, 0.75 न्यूटन हो गया। अब mm को मीटर में जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये आंसर आएगा 0.242 और 640 मिली एम्पियर है। मिली को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 10 की पावर -3 होगा और इसको आप कन्वर्ट करके ऊपर की तरफ भेज सकते हैं तो वहाँ पर 10 की +3 हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। जब फाइनली इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.84 टेस्ला या वेबर प्रति वर्ग मीटर भी आप लिख सकते हो। तो अपना आंसर भी रहेगा। कैलकुलेशन करके आप मिलान ज़रूर कर लेना, तरीका यही है, फॉर्मूला यही है, कैलकुलेशन का मिलान ज़रूर कर लेना। अगला सवाल, 6 पोल वेव वाउंड डीसी जनरेटर है, 600 उसमें चालक है, फ्लक्स प्रति पोल 0.02 वेबर है। जनरेटर को किस गति पर घुमाया जाए ताकि वो 300 वोल्ट उत्पन्न कर सके। देखो प्रेरित ईएमएफ के लिए फॉर्मूला होता है φZNP/60A, राइट। ईएमएफ दिया हुआ है, हमें n ज्ञात करना है। जब n ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, E × 60 × A बटे φZ और P, क्योंकि n ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ें हमें दी हुई है, बस मान रखना है और कैलकुलेशन करना है। ईएमएफ दिया हुआ है 300 वोल्ट × 60 × समांतर रास्ते होंगे 2, क्योंकि वेव बाउंड है। फाई का मान 0.02 वेबर है। जेड चालकों की संख्या 600 है और जो हमें वैल्यू दिया हुआ है पोल की संख्या वो दी हुई 600। दोस्तों कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करना, आंसर आएगा 500 RPM। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन करनी थी, है ना। और देखिए जिस भाई का पेपर है उसका भी ये बिल्कुल सही उत्तर हुआ है, तो मुझे लगता है आप सब इसको आसानी से कर पाओगे। अगला सवाल, 2 सेकंड में धारा -3 से +3 हो जाती है। सेल्फ इंडक्टेंस 2 हेनरी है,
रिएक्टिव वोल्टेज का मान कितना है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, इंडक्टेंस इनटू धारा में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। अब देखो धारा में परिवर्तन कितना है, -3 से +3 हो रही है, इसका मतलब धारा में परिवर्तन 6 एम्पियर का है। बस इतना सा ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, 2 हेनरी इंडक्टेंस है, ये कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 6 वोल्ट। यही चीज़ समझनी थी और ये मैंने पहले भी आपको कई बार करवाया हुआ है, बिल्कुल इसका भी सही हुआ है ये, जिसका भी पेपर है। अगला सवाल, काफ़ी न्यूमेरिकल दिए यार इस पेपर में तो, है ना। सवाल है कि 90% दक्षता और पूर्ण भार पर चल रहे 2 किलोवोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर में पावर इनपुट मामले में 2 वाटमीटर विधि का उपयोग किया गया, जिनमें से एक 300 किलोवाट और एक 100 किलोवाट मान दर्शाता है। तो टोटल पावर कितनी होती है, टोटल पावर दोनों वाटमीटर की रीडिंग के योग के बराबर होती है, 400 किलोवाट है, सीधी सी बात है। ठीक है, सिंपल सा ये है, तो दोनों का योग ही करना होता है। सिलाई मशीन में किस प्रकार की मोटर है, तो यूनिवर्सल मोटर होती है, और यूनिवर्सल मोटर जब एसी पर ऑपरेट होती है तो एसी सीरीज मोटर बोलते हैं, और सिलाई मशीन को हम एसी पर ही चलाते हैं, इसलिए डीसी सीरीज मोटर ऑप्शन की तरफ नहीं जाना, ध्यान रखें। अगला सवाल है, इंडक्शन मोटर में रोटर ब्लॉक टेस्ट क्यों करते हैं, तो रोटर को ब्लॉक टेस्ट जो है वो कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए होता है, और कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस कहा जाता है, यानी परिवर्तित हानियाँ कहा जाता है। अगला सवाल है कि ट्रांसफार्मर में, बहुत न्यूमेरिकल है भाई इस पेपर में, तो ट्रांसफार्मर में 200 टर्न प्राइमरी वाइंडिंग में है और प्राइमरी वाइंडिंग को 240 वोल्ट दिया, मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो 5 मिली वेबर है, फ्रीक्वेंसी का मान बताइए कितना है। तो देखो वोल्टेज ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, E बराबर 4.44 इंटू 5 मैक्सिमम इंटू F इंटू N। देखो यहाँ से क्या ज्ञात करना है आपको, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है, तो EMF में क्या करना होगा, 4.44 5 मैक्सिमम और टर्न का भाग देना होगा, उत्तर आ जाएगा। ई वोल्टेज कितना है, 240 बटे 4.44 इंटू 5 कितना है, 5 मिली वेबर, तो ऊपर चला जाएगा मिली वाला 1000 हो जाएगा, और टर्न की संख्या कितनी है, 200। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 54 हर्ट्ज, 54 हर्ट्ज इसका उत्तर कर देंगे, सी उत्तर सही रहेगा। अगला सवाल है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ में तर्जनी, तर्जनी बोलते हैं पहली उंगली को, तो वो चुंबकीय क्षेत्र दिखाती है हमेशा, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है, और मध्य उंगली जो होती है वो आर्मेचर धारा की दिशा को दर्शाती है। जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से कैलकुलेट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग के समय डीसी मोटर में तो बहुत कम प्रतिरोध होता है आर्मेचर का, 1 ओम या इससे भी कम, इसलिए हमने स्टार्टर लगाया। अगला सवाल ये थोड़ा सा अलग है दोस्तों, इसको समझना पड़ेगा। ये सवाल कहता है कि एक साइन वेव एसी जिसका आरएमएस मान औसत मान 127.4 एम्पियर है, जब ये मान 0 होता है तो इसकी, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, देन लिखा हुआ था इसका, ठीक है ना, देन इट्स रेट नहीं है, ये था देन इट्स रेट ऑफ चेंज, वो है 62,800 एम्पियर प्रति सेकेंड, और इसकी साइन वेव समीकरण बताइए कितनी है। देखो पहली बात तो ये दोस्तों कि साइन वेव की समीकरण में साइन के पास जो मान लिखा जाता है वो शिखर मान होता है, तो इस औसत मान से शिखर मान ज्ञात करना था, इस मान में 0.637 का भाग दे दो। साइन वेव में औसत मान होता है ना, तो 127.4 में 0.637 का जब आप भाग देंगे तो उत्तर आएगा 200। तो इसका मतलब हुआ हमारा ऑप्शन ए या सी में से ही होना था। अब बात करते हैं कि जो टाइम के साथ लिखा होता है उसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा मतलब होता है कोणीय फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, और ये 2πf के बराबर होती है। मतलब हमें फ्रीक्वेंसी का मान चाहिए जो इस सवाल में नहीं दिया। अब देखो फ्रीक्वेंसी कैसे लाते। सवाल नंबर 1, सवाल ये कहता है कि इसके परिवर्तन की जो रेट है वो 62,800 है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। 62,800 कहता है कि जब इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना, एम्पियर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में ऐसा होता है। तो देखिए क्या होता है, देखो जो मान दिया हुआ है अपने को 62,800 एम्पियर प्रति सेकंड, तो अगर हम कोणीय आवर्ती एंगुलर वेलोसिटी को मानकर चलें तो ओमेगा जो होती है वो पाई रेडियन के बराबर भी माना जाता है, और पाई रेडियन का मान कितना होता है, 180 डिग्री। 62,800 में आप 180 डिग्री का भाग कीजिएगा और उसके बाद उसको 2π से डिवाइड और कर देना, लगभग फ्रीक्वेंसी आएगी 50 हर्ट्ज। बस उस 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को हम 2πf के रूप में वैल्यू रख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की जगह 50 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100π इसका मान हो जाएगा, यानी 200 साइन
100 पाई टी जो है वो इसकी इक्वेशन यानी समीकरण बनेगी। अगला सवाल है कि दो फेज प्रणाली में फेज अंतर कितना रखा जाता है, तो 90 डिग्री का फेज अंतर होता है दो में। वैसे तो सवाल पूछते हैं वो सिंगल फेज का पूछते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं सिंगल में कोई अंतर नहीं होता है, दो वाइंडिंग उसमें रनिंग और स्टार्टिंग रखते हैं तो वो 90 डिग्री अंतर पर ही रखते हैं। अगला सवाल है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी है, तो इसमें तो अगर आपसे मान पर नहीं भी जाएं तब भी हम सब जानते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता जो है वो 40.6% होती है, ठीक है, और फुल वेव रेक्टिफायर की 81.2% होती है। तो हम क्या करेंगे, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, 40% दक्षता कर देंगे। अगला सवाल है कि 3 माइक्रोफेरेड के 5 कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज में जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है वो घटती है, C/N हो जाएगी, 3/5 कर देंगे, उत्तर आएगा 0.6 माइक्रोफेराड। और अगला सवाल है कि 6 पोल 50 हर्ट्ज की इंडक्शन मोटर 970 आरपीएम पर चलती है, रोटर फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। देखो मोटर की सिंक्रोनस गति आएगी 1000 आरपीएम, स्लिप निकालोगे वो आएगी 3%, निकाल देना, करना पड़ेगा काम तो सारा, और फिर रोटर फ्रिक्वेंसी निकालोगे तो फॉर्मूला रहेगा S/F, तो 3/100 × 50 करना 1.5 हर्ट्ज आएगा, ठीक है। सिंक्रोनस गति ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है F × 120/पोल, और स्लिप ज्ञात करने का फॉर्मूला है सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बटे सिंक्रोनस गति × 100। अगला सवाल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 जो गैस होती है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, वायु से अधिक है और लगभग 3 गुना होती है। खैर इसमें ऑप्शन अपन को 2.5 गुना का दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन करेंगे, 2.5 गुना के साथ जाएंगे। अगला सवाल है ट्रांसफार्मर में पूरे भार पर आयरन लॉस 600 वाट है, तो आधे भार पर कितना होगा। आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस होता है और फुल लोड से लेकर नो लोड तक वो स्थिर रहता है, इसलिए 600 वाट ही आएगा। अगला सवाल है EMF जो है वो कितना होगा बताइए जब 6 पोल लेप वाउंड हो, यानी वो सेम सवाल आ गया वापस, और आपको फॉर्मूला E = 5Z NP60A वाला अप्लाई करना है। सब चीज़ें इसमें दी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपका उत्तर आएगा 6 वोल्ट, ठीक है। ये जिसका पेपर है उसका भी ये बिल्कुल सही उत्तर हुआ है, तो मुझे लगता है ये सभी का सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसान सा क्वेश्चन है। आगे देखो, बैटरी 12.8 वोल्ट EMF है और 3.2 एम्पीयर की धारा देती है, 5 मिनट में कितने कूलाम का आवेश देगी। तो आवेश ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है Q = IT। धारा का मान है 3.2, लेकिन समय जो है ना वो सेकंड में होना चाहिए, तो 5 मिनट है, 60 से इसको और मल्टीप्लाई कर देंगे, वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर आएगा 960 कूलाम। डी उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है एक मोटर की निर्धारित गति जो है निर्धारित भार पर जो गति है वो 1000 आरपीएम है और 950 आरपीएम तक कम हो जाती है, मोटर का गति रेगुलेशन कितना है। फॉर्मूला लगाना है नो लोड गति माइनस फुल लोड गति बटे फुल लोड गति × 100। 1000 - 950 बटे 950 × 100 करना, उत्तर आएगा 5.2%। कैलकुलेशन करके मिलान जरूर करें, उत्तर रहेगा बी ऑप्शन अपना सही। अगला सवाल है कि आइसोलेटर किस प्रकार का स्विच है। आइसोलेटर एयर ब्रेक स्विच है और मैनुअली इसको ऑपरेट करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि हमेशा नो लोड पे ऑपरेट करते हैं, भार नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है कि डीसी मशीन में प्रत्येक चालक चुंबकीय फलक से हमेशा 90 डिग्री पर होता है, ध्यान रखना समकोण पर होता है, क्योंकि समकोण पर एक मशीन में मैक्सिमम बल या मैक्सिमम टॉर्क उत्पन्न होता है। अगला सवाल है कि इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति 1500 आरपीएम और रोटर गति 1350 आरपीएम है, स्लिप का मान कितना होगा। NS - NR बटे NS × 100 होता है इसका फॉर्मूला, साधारण सा क्वेश्चन है। 1500 - 1350 करोगे यानी 150 बटे 1500 × 100 करना है, उत्तर आएगा 10%। बहुत न्यूमेरिकल है इस पेपर में, लेकिन आसान भी है, ऐसी बात नहीं है, ईजिली हम इसको कर भी सकते थे। अगला सवाल है, सवाल पूछा है कि 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज और 4 पोल की एक इंडक्शन मोटर है जिसमें रोटर पर पावर इनपुट 40 किलोवाट है, रोटर EMF प्रति चक्कर 200 चक्कर पूरा करता है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है स्लिप कितनी है बताइए। देखो स्लिप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप × सप्लाई फ्रीक्वेंसी। स्लिप ज्ञात करने के लिए क्या करना है, रोटर फ्रीक्वेंसी में सप्लाई फ्रीक्वेंसी का भाग दे दो, और ये दोनों मान हमें दिए हुए हैं। देखो कहाँ से दिए हुए हैं, 200 चक्कर प्रति मिनट में पूरा करता है, तो 200 बटे 60 कर दो, चक्कर प्रति सेकंड आ जाएगा, और चक्कर प्रति सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, चक्कर प्रति सेकंड को ही हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो रोटर EMF की फ्रीक्वेंसी लगभग 3.33 आएगी।
इस 3.33 में 50 का भाग दे दो, इंटू 100 कर देना, प्रतिशत स्लिप आ जाएगी, है ना। तो आपकी 6.66% यहाँ पर स्लिप का मान आ जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा पावर प्लांट ऐसा है जिसमें स्टैंड बाई लॉस बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टैंड बाई लॉस हाइड्रो इलेक्ट्रिकल आएगा भाई। जल विद्युत उत्पादन जो है इसमें स्टैंड बाई का मतलब होता है कि जो चीज़ें ऑक्सिलरी कंजप्शन के नाम पर होती है, या जैसे मान लीजिए कि जिन चीज़ों का यूज नहीं हो रहा तो उनका इसमें कोई कंजप्शन नहीं होता है, क्योंकि स्टैंड बाई पार्ट इसमें जो भी है सारे वाटर ऑपरेटेड ही होते हैं। अगला सवाल, 220 वोल्ट शंट मोटर 20 एम्पीयर की धारा लेता है, शंट फील्ड का प्रतिरोध 250, आर्मेचर का प्रतिरोध 0.3 ओम, बैक ईएमएफ का मान कितना होगा। देखो बैक ईएमएफ ज्ञात करने के लिए टर्मिनल वोल्टेज में से आर्मेचर की ड्रॉप माइनस करनी होगी। आर्मेचर ड्रॉप के लिए आर्मेचर की धारा चाहिए और आर्मेचर धारा के लिए लोड करंट और शंट फील्ड करंट का मान चाहिए। लोड करंट स्पष्ट दिया हुआ है, शंट फील्ड करंट नहीं दिया। सबसे पहले शंट फील्ड करंट ज्ञात करो, तो ISH बराबर होता है V/RSH। वोल्टेज का मान 220 वोल्ट और शंट फील्ड का मान जो है मोटर है, मोटर में करंट माइनस होगी, ठीक है, IL माइनस ISH होगा, तो शंट फील्ड करंट का मान 220/250 करना है, लगभग आपका 0.9 के आसपास उत्तर आ जाएगा ये, ठीक है। 1 से ज़्यादा तो नहीं आएगा, 0.9 के आसपास करंट आ जाएगा। अब 20 एम्पीयर करंट में से लगभग 0.9 माइनस कर दो तो ये आपका कितना आ जाएगा, 19.1। इसको आर्मेचर प्रतिरोध 0.3 से मल्टीप्लाई करना, लगभग 5 से 6 वोल्ट आपको माइनस करने हैं, ठीक है। तो 220 वोल्ट में से 6 वोल्ट लगभग माइनस करोगे तो उत्तर कितना आएगा, 214.26 वोल्ट के आसपास। पूरी कैलकुलेशन आप करना एक बार अपने मोबाइल से और मिलान कर लेना जो भी आती है। एग्जैक्ट फार्मूला हमने बता दिया। आर्मेचर करंट के लिए क्या करना है, लोड करंट में से शंट फील्ड करंट माइनस करना है, और शंट फील्ड करंट का फॉर्मूला क्या है, V/RSH। अगला सवाल फिर न्यूमेरिकल हो गया। 6 पोल 3 फेज स्टार कनेक्टेड 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज मोटर चलता है। इसका रोटर प्रतिरोध 0.04 ओम प्रति फेज और गतिहीन प्रतिरोध 0.2 ओम प्रति फेज है। चालू अवस्था में मैक्सिमम टॉर्क पर स्लिप कितनी होगी। देखो मैक्सिमम स्लिप पर टॉर्क के लिए शर्त होती है रोटर प्रतिरोध और रोटर प्रतिघात का अनुपात कर दो, ठीक है। तो रोटर प्रतिरोध जो है वो 0.04 है और रोटर का रिएक्टेंस जो है वो 0.2 है। इसको आप कैलकुलेशन करना, उत्तर आ जाएगा, उत्तर आएगा 20%। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। अगला सवाल है कि एक ओपन सर्किट है तो इसमें वोल्टेज कितनी होगी। तो ओपन सर्किट में वोल्टेज हमेशा मैक्सिमम होती है और ये हमेशा सप्लाई वोल्टेज के बराबर होती है, यानी जितनी सप्लाई की वोल्ट है उतनी होगी। ABCB एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर तो 132 किलोवोल्ट तक अपन इसको काम में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। अगला सवाल, किस में बैक ईएमएफ पाया जाता है निम्न में से। तो बैक ईएमएफ DC मोटरों में है, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर और इंडक्शन मोटरों में नहीं होता। 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, समय अंतराल पूछा है तो टाइम बराबर 1 फ्रीक्वेंसी कर देना, यानी 1/60 करना है, कैलकुलेशन का मिलान करना, उत्तर आएगा 17 मिलीसेकंड। नेक्स्ट हमारा सवाल है 600 माइक्रोवेबर का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व 1500 टन है, कॉइल के माध्यम से कार्य करता है, 0.5 सेकंड में उत्क्रमित होता है। उत्क्रमित मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, ध्यान से समझना भाई। तो 600 माइक्रोवेबर जो था वो कितना हो गया, 1200 माइक्रोवेबर हो गया। बस इतना सा ध्यान रखना है। प्रेरित ईएमएफ का औसत मान ज्ञात करना है, फॉर्मूला लगाएंगे d∅/dt इंटू टर्न की संख्या। फ्लक्स जो है वो 1200 माइक्रोवेबर है, यानी -6, टर्न है 1500 और टाइम लग रहा है 0.5 सेकंड का। कैलकुलेशन करके मिलान करना, उत्तर आएगा 3.6 वोल्ट। अगला सवाल, नो लोड पर किस मोटर की गति अधिकतम होगी। तो सीरीज मोटर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट सवाल फिर एक न्यूमेरिकल है। 210 वोल्ट DC शंट मोटर 30 एम्पीयर धारा लेती है, 1200 RPM पर चलती है। आर्मेचर और शंट फील्ड प्रतिरोध क्रमशः इतना है, शंट फील्ड की धारा बताओ कितनी है। तो शंट फील्ड धारा के लिए क्या फॉर्मूला होगा, V/RSH, ठीक है। 210 वोल्ट है और 210 ओम प्रतिरोध है, तो शंट फील्ड की धारा आएगी 1 एम्पीयर। अगला सवाल फिर एक न्यूमेरिकल है। 12 ओम प्रतिरोध, 25 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस, 41 ओम कैपेसिटिव रिएक्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं। परिपथ का इम्पीडेंस बताइए। तो ZD ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, R² + XC - XL की होल स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट, ठीक है।
41 में से 25 जब आप माइनस करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 16, है ना। 16 की स्क्वायर और आर दिया है 12, 12 की स्क्वायर, दोनों की स्क्वायर करके जोड़ेंगे। 12 का आएगा 144 और 16 का आप देखना कितना आता है, आई थिंक 196 आएगा। और दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो 400 आएगा। 400 का अंडर रूट जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 ओम। अगला सवाल है, एक कैपेसिटर 0.04 mm आइसोलेशन पट्टी का डाइलेक्ट्रिक माध्यम से भरा हुआ है। यदि उस सामग्री की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10 किलोवोल्ट प्रति mm हो तो कैपेसिटर की वोल्टेज रेटिंग कितनी होगी। देखो भाई, 1 mm का अगर उसमें आइसोलेशन हो तो 10 किलोवोल्ट देता है वो, ठीक है ना। तो हमारा कितना है, 0.04 का है ना, तो 10,000 में 0.04 का मल्टीप्लाई कर दो उससे, ठीक है ना। भी 1 का दिया हुआ है, हमें 0.04 mm का कैलकुलेट करना है, तो 10,000 वोल्ट को 0.04 से मल्टीप्लाई करो, उत्तर आएगा 400 वोल्ट। अगला सवाल है कि द टेंडेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कंसंट्रेट ऑन सरफेस, चालक की सतह पर धारा चलने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, तो त्वचा प्रभाव बोलते हैं, हिंदी में स्किन इफेक्ट बोलते हैं, इंग्लिश में। अगला सवाल है कि रिलक्टेंस की इकाई क्या है, तो एम्पीयर टर्न प्रति वेबर प्रतिष्ठम्भ की इकाई होती है, ये फ्लक्स में बाधा उत्पन्न करता है। अगला सवाल, 8 पोल सिंप्लेक्स वेव बाउंड आर्मेचर में 125 एम्पीयर धारा है, प्रतिपथ धारा कितनी होगी, प्रतिपथ वोल्टता कितनी होगी। देखो, अगर बात करें सिंप्लेक्स लेप बाउंड की, तो लेप बाउंड में कितने भी पोल क्यों ना हो उतने ही रास्ते होंगे। भी 8 पोल है तो 8 रास्ते हो गए, लेकिन ये ध्यान रखना, ये 8 के 8 समांतर रास्ते कहलाते हैं। एक रास्ते से 220 वोल्ट मिल रही है तो 8 के 8 रास्ते 220 वोल्ट ही देते हैं। ध्यान रखना, बाहर मिलने वाली वोल्टेज जो होती है वो हमेशा प्रतिपथ वोल्टेज ही होती है। अगर ये सीरीज में होते ना तो 8 की जगह 4 हिस्से हो जाते और वोल्टेज 4 गुना बढ़ जाती, ध्यान रखना। अगला सवाल है कि किस वितरण प्रणाली में उपयोग किया जाने वाला किसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में बूस्टर क्या कर सकता है, तो बूस्टर वोल्टेज ड्रॉप पूरा करने के लिए लगाते हैं और सामान्यतः ये हमारा डीसी का सीरीज जनरेटर होता है। बूस्टर का नाम ही देखो वृद्धि होता है हिंदी में। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर कोर के लिए जो अपन मटेरियल काम में लेते हैं उसका हिस्टैरिसीस लूप कैसा होना चाहिए। हिस्टैरिसीस लूप छोटा होना चाहिए विद्युत चुम्बकों के लिए हमेशा। क्यों? क्योंकि हिस्टैरिसीस लूप जितना बड़ा होगा हिस्टैरिसीस हानि उतनी अधिक होगी। अगला सवाल, 220 वोल्ट जो एक हीटर की रेटिंग है, तो ये 220 वोल्ट हमेशा कौन सा होता है, हमेशा आरएमएस मान होता है, ध्यान रखना। सप्लाई में दिया गया मान सदैव आरएमएस मान होता है। और किस जनरेटर में वोल्टेज रेगुलेशन कम होता है। देखिए, ख़राब वोल्टेज रेगुलेशन अगर पूछता है तब तो सीरीज जनरेटर है, लेकिन कम मतलब अगर संख्यात्मक रूप से कम पूछा जाता है तो शंट जनरेटर का कम होता है। तो इस सवाल पे इंग्लिश ही कंफर्म कर सकते हैं कि इंग्लिश में क्या दिया हुआ है। अगला सवाल, 500 केवीए पर 2% रिएक्टेंस उसमें अगर उत्पन्न है तो 2000 पर कितना होगा, 8% हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंस जो है वो पर केवीए रिएक्टेंस होता है, ध्यान रखें। सोडियम वेपर लैंप में प्रकाश का रंग पूछा है तो वो पीले रंग का प्रकाश देता है। और आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में जो ग्राफ बनता है उसको वी कर्व के नाम से जानते हैं। 20 किलोवाट 180 वोल्ट वेव वाइंडिंग डीसी जनरेटर में प्रत्येक समांतर रास्ते से धारा कितनी होगी। देखो, प्रत्येक समांतर रास्ते में धारा निकालनी है तो सबसे पहले तो आपको टोटल करंट निकालनी है और I बराबर P/V करना है। 20,000 वाट है, उसमें 180 वोल्ट का भाग देना और फिर समांतर रास्ते होंगे 2, तो बाद में जितना भी आएगा उसको आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड और करना है। उत्तर आएगा 55.55 एम्पियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पावर सिस्टम में सबसे अधिक जो फॉल्ट आने की है वो कौन सा कॉमन फॉल्ट है जो आता ही रहता है बार बार, तो वो आता है सिंगल लाइन से ग्राउंड का। यानी कोई भी लाइन जो है वो टूट जाती है, ग्राउंड हो जाती है, तो मोस्टली एक लाइन का ग्राउंड होना सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। नेक्स्ट सवाल है कि ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो कितना होगा जो 1500 वोल्ट को 30 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। यदि इसकी कैलकुलेशन देखते हैं तो 1:50 आएगा या 50:1 आएगा, यानी रेशियो के हिसाब से अगर देखें तो 50:1 है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा।
यानी 50 वोल्ट को 1 वोल्ट में स्टेप डाउन करता है। अगला सवाल, साइन वेव का समय अवधि 1/2 मिली सेकेंड है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। फ्रीक्वेंसी बराबर 1/, टाइम होता है तो 1/0.5 और वो भी मिली सेकेंड, तो मिली को जब कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर जाकर 1000 हो जाएगा, तो 10,000/5 करेंगे 2000 हर्ट्ज उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है, लोड लाइन और डायोड की विशेषताओं के बीच जो प्रतिच्छेदन होता है उसको क्यूसेंट पॉइंट या प्रचालन बिंदु के नाम से जानते हैं। क्यू बिंदु बोलते हैं इसको, और क्यूसेंट पॉइंट या हिंदी में प्रचालन बिंदु भी बोलते हैं। अगला सवाल है, 50 हर्ट्ज ज्यावक्रीय प्रवाह यानी फ्लक्स 0.02 वेबर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में 55 टर्न है, सेकेंडरी में प्रेरित वोल्टेज का आरएमएस मान कितना होगा। तो E बराबर 4.445 करना है। और देखो सारे मान स्पष्ट दिए हुए हैं, फ्लक्स दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी है और टर्न दिए हुए हैं। कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर आएगा 244.2 वोल्ट। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि चित्र में दिए गए परिपथ के लिए वोल्टेज AB का मान कितना होगा। देखो जब इसका टोटल रेजिस्टेंस अपन देखेंगे 3 किलो वोल्ट ओम, 1 किलो ओम और 2 किलो ओम, तो 3, 1 4 और 2 6, टोटल रेजिस्टेंस आया 6 किलो ओम। सप्लाई वोल्टेज 24 वोल्ट है, 6 किलो ओम का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 4 मिली एम्पियर, यानी करंट कितना आया 4 मिली एम्पियर। वो 4 मिली एम्पियर यहाँ से भी जब प्रवाहित होगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो 8 वोल्ट हो जाएगी, यानी 2 किलो ओम वाले इस प्रतिरोध पर 8 वोल्ट ड्रॉप हो गए। तो बची हुई वोल्टेज कहाँ है, हमारे इस सोर्स पर है, A और B पर। 24 में से 8 वोल्ट माइनस कर दो, उत्तर आएगा 16 वोल्ट। तो इन A और B बिंदुओं के बीच में जो वोल्टेज का मान है वो कितना है, 16 वोल्ट है। C ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला सवाल है कि थर्मल पावर संयंत्र में अल्टरनेटर में किस प्रकार का रोटर है। तो बेलनाकार रोटर है, सामान्यतः 2 इनमें पोल होते हैं और 3000 RPM पर इनको रोटेट करवाते हैं। हाई स्पीड रोटर होते हैं ये। अगला सवाल है, इंसुलेशन प्रतिरोध और लंबाई के बीच क्या संबंध है। तो इंसुलेशन प्रतिरोध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी इंसुलेशन प्रतिरोध उतना ही घटेगा। अगला सवाल है कि सिंगल फेज मोटरों का पावर फैक्टर जो है वो निम्न क्यों होता है। तो उसमें चुंबकन धारा का मान अधिक होता है, डी ऑप्शन रहेगा, लार्ज मैग्नेटाइजिंग करंट आएगा। नेक्स्ट सवाल है, 4 पोल 12 स्लॉट सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस गति से चल रही है। स्लॉट प्रति डिग्री का मान कितना है, प्रति स्लॉट का मान कितना है, ये पूछा है सवाल डिग्री में। देखो टोटल डिग्री का फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल, यहाँ पर पोल दिए हुए हैं 4, 180 इंटू 4 और इसमें भाग देना है नंबर ऑफ स्लॉट का, तो डिग्री प्रति स्लॉट आ जाएगी। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आएगा 60 डिग्री। डिग्री प्रति स्लॉट ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, टोटल डिग्री में स्लॉट की संख्या का भाग देना है। टोटल डिग्री के लिए फॉर्मूला है 180 इंटू पोल, यानी 180 इंटू पोल बटे स्लॉट करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा डिग्री प्रति स्लॉट का। नेक्स्ट सवाल, ट्रांसमिशन लाइन में उपभोक्ता के लिए कौन सी वोल्टेज दी जाती है। तो कंज्यूमर को 11 किलो वोल्ट जाती है, जिसको स्टेप डाउन करके 440 वोल्ट कर दिया जाता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है, मोटर में स्लिप ज्ञात करनी है, 1760 RPM पर चल रही है, 4 पोल है, 60 हर्ट्ज है, इसकी सिंक्रोनस गति ज्ञात करना, F इंटू 120 बटा पोल से 1800 RPM आएगी। तो 1800 माइनस 1760 बटे 1800 इंटू 100, उत्तर आएगा 0.002 और अगर प्रतिशत में आप देखेंगे तो आपका उत्तर आएगा 2.2%। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 1000 RPM पर चल रहे 6 पोल वाले अल्टरनेटर में EMF की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो F बराबर PN बटा 120 है, 50 हर्ट्ज आएगी, ईजी सा ही है। सबसे अधिक चालकता पूछी है तो वो चांदी की है, बहुत आसान है। नेक्स्ट सवाल पूछा हमसे, 4 ओम प्रतिरोध है आंतरिक और 4 एम्पियर की धारा है, 16 वोल्ट टर्मिनल पर मिल रहे हैं, तो EMF कितना है। तो 16 वोल्ट टर्मिनल वाला प्लस आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो ड्रॉप हुआ वो जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा प्रेरित EMF का मान। धारा चल रही है 4 एम्पियर और 0.4 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है, तो 1.6 वोल्ट अंदर ड्रॉप हुआ था, 17.6 वोल्ट जो है वो इसकी वोल्टेज है, मान आ जाएगा। अगला सवाल, DC मोटर में 200 वोल्ट सप्लाई और 180 वोल्ट बैक EMF है, आर्मेचर धारा का मान बताइए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सप्लाई वोल्टेज माइनस यानी V माइनस बैक EMF बटे आर्मेचर प्रतिरोध। देखो वोल्टेज का मान है 200 माइनस बैक EMF 180 वोल्ट और 0.5, 20 बटा 0.5 है, उत्तर आएगा आपका 40 एम्पियर। तो बस दोस्तों यही थे 75 क्वेश्चन
फर्स्ट पेपर की। इसके पार्ट 2 में करेंगे 76 से लेकर 150 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर करना।